ये जो हमारी लाइन है, supported by such evidence as may be necessary for the purpose of showing that the applicants have good reason for seeking an order for conducting an investigation into affairs of the company। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को साथ में ये जो भी एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, वो क्या कर सकता है, क्या करना पड़ेगा हमारे को, उसको साथ में सपोर्टिव एविडेंस भी लगाने पड़ेंगे कि उसके पास रीजंस हैं जिसके लिए वो हमारा एप्लीकेशन दे रहा है कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल की। अब जो एप्लीकेशन दी गई तो क्या कर सकता है हमारा, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जो ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। क्या, 3 पॉइंट है हमारे। सबसे पहले क्या है हमारे कि बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड विद द इंटेंट टू डिफॉल्ट इट्स क्रेडिटर्स और मेंबर्स, और दैट द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर एनी फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस। दूसरा, अगर पर्सन जो कि कंसर्न है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब कि सिंपल सी बात हो गई प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स। तो मतलब क्या हो गया, पर्सन जो कि कंसर्न थे इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, उन्हें वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफियसेंस है या फिर अदर मिसकंडक्ट है, तो वो बिलीव कर लेगा कि मतलब कि वो एप्लीकेशन सही है। तीसरा हो गया हमारे कि द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव नॉट बीन गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स अफेयर्स, मतलब कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, जैसे कि सच एज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर, की कैसे कमीशन जो ये पे किया गया है मैनेजिंग या अदर डायरेक्टर्स को या फिर मैनेजर को, ये किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की गई है। तो वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑन सच ऑर्डर। देख सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर लिख के भेज देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी वन और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन एज इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब मान लो पनिशमेंट इन केस ऑफ गिल्टी की, अगर मान लो पनिशमेंट वो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और वो ये प्रूव हो जाता है कि वही वाली चीज़ है कि कंपनी जो थी वो कंडक्ट कर रही थी, मतलब कि कंडक्ट कर रही थी अपने अफेयर्स को इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स और मेंबर्स या फिर एनी पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट अफेयर्स हमारे हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, तो क्या होगा, हर ऑफिसर जो कि हमारा डिफॉल्ट है या फिर हर जो हर पर्सन जो कि कंसर्न है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स जो होंगे वो पनिशेबल होंगे एज पर सेक्शन 447। ठीक है, फिर आगे हमारा सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्या है हमारा, ये सेक्शन 214 है ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें ये बता रखा है कि हमारी सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे को क्या है, जैसे हम मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी, ठीक है, एप्लीकेशन दी, तो हमारे को क्या करना है, वो उससे कुछ ना कुछ कोई सिक्योरिटी ले लेनी है, क्योंकि हमारे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए इंस्पेक्टर्स को कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे होंगे। तो मतलब कि दो केसेस में हम सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, क्या क्या, एक तो हमने पीछे ही पढ़ा था कौन सा वाला, किस केस में, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ क्लॉज बी। क्लॉज बी वाला कौन सा हुआ हमारा, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स, जब ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हो। ठीक है, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 210 एंड इन या फिर इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 213, क्योंकि यहाँ पे भी एप्लीकेशन मेंबर्स की तरफ से आ रहा है। मतलब कि सिंपल सी बात है, हम सिक्योरिटी कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे कि मेंबर्स हमारी अप्लाई कर रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन और हमारी जो सिक्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये हम सेम चीज अगर पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे अब चेंजेस आ गए हैं, वो हमने पुरानी जो बात करी थी वो गलत हो गई है कि 25,000 रुपये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया कि यहाँ पे हमारे को याद रखना है कि टर्नओवर एज पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से, अगर टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ रुपए है तो हमारे को जो सिक्योरिटी रखवानी है वो 10,000 रुपये रखवानी है। अगर ग्रेटर देन 50 करोड़ से एंड अप टू 200 करोड़ है तो 15,000 रुपये। लेकिन अगर 200 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो हमारे को 25,000 रुपये सिक्योरिटी रखवा लेंगे। तो हमारी ये अब टर्नओवर बेस्ड हो गई है सिक्योरिटी जो है। ठीक है, तो अब मतलब कि अप टू 50 करोड़ 10,000 रुपये, अगर 50 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन अप टू 200 करोड़ है तो 15,000 रुपये, अगर 200 करोड़ से ज्यादा है तो 25,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 215 ये कहता है कि फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। मतलब कि देखो भैया, ना तो फॉर्म हो सकती है, ना बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, ना कोई एसोसिएशन अपॉइंट नहीं की जा सकती है एज इंस्पेक्टर, ये 215 बताता है। फिर 216 आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब कि अब हमारे को क्या करना है, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो ओनरशिप ऑफ द कंपनी की, कि कौन असलियत में ओनर है कंपनी का। तो
हमारे को क्या है, इसमें दो केसेस हैं। एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सुयो मोटो कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तब कर सकती है जबकि कि ऑर्डर दिया गया हो ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुयो मोटो कब करेगी, जबकि कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि क्या चीज कि उसे ट्रू पर्सन्स ढूंढने हैं, मतलब कि उसे क्या करना है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी एंड इट्स मेंबरशिप फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन, मतलब कि उसे इन्वेस्टिगेट करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रू पर्सन हु आर या फिर हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दी सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, मतलब कि उन पर्सन्स को ट्रूली डिटरमाइन करना है कि वो कौन से ट्रू पर्सन्स हैं जो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दी सक्सेस और फेलियर, हु आर एबल टू कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या फिर हु हैव द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर हु आर द बेनिफिशियल ओनर्स। तो मतलब कि ये तीन चीजें हो गई। अब क्या है हमारा, कब वो करेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा केस क्या है, जबकि कि ऑर्डर दिया गया हो ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वन और मोर इंस्पेक्टर से इफ द ट्रिब्यूनल by an order that the affairs of the company ought to be investigated as regards the membership of the company or and या other matters relating to the company। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो क्या कर सकती है, डिफाइन भी कर सकती है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर पीरियड टू विच इट कैन एक्सटेंड। फिर आ गया हमारा सेक्शन नंबर 217। सेक्शन नंबर 217 क्या है हमारा, प्रोसीजर पावर्स एक्सेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर्स की क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या क्या पावर्स जो है वो इंस्पेक्टर्स के पास हैं। सब उससे पहले तो हमारे को याद रखना है, याद रखना है हमारे को ये जो एक मॉडिफिकेशन आया क्या है वो इम्पोजिशन ऑन रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन ऑन सिक्योरिटीज इशूड और टू बी इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216 से 216 कौन सा था हमारा सेक्शन, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम ओनरशिप ऑफ द कंपनी का। ठीक है, तो एनसीएलटी जो है वो क्या कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये रेस्ट्रिक्शन कब कितने दिनों तक रह सकती है, अप टू 3 ईयर्स रह सकती है इफ डिस्पाइट सच ऑर्डर। अब मान लो कोई एनसीएलटी ने ऑर्डर कर दिया कि हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी सिक्योरिटीज के ऊपर, लेकिन इस ऑर्डर के बाद अगर कोई कंपनी जो है वो इशू या ट्रांसफर कर देती है सिक्योरिटीज को, तो कंपनी और साथ में हर ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट में है वो लायबल हो जाएगा फॉर पनिशमेंट हमारे। और पनिशमेंट किस तरीके की हो सकती है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट। फिर आ गया हमारा कि अगर हम क्या क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। अब हमारे को ये बताया गया है कि इंस्पेक्टर्स के लिए इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, मतलब कि ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज की ड्यूटी एंड एजेंट्स इंक्लूडिंग द फॉर्मर ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एंड एजेंट्स ऑफ द कंपनी क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस टू एन इंस्पेक्टर ऑल बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब कि वो ये ड्यूटी होगी कि प्रिजर्व करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे टू एन इंस्पेक्टर, मतलब कि बचा के रखेंगे। ये नहीं कि भैया जला रहा है सामने वाला तो जलान दो, नहीं, बचाना है और उसे प्रोड्यूस करना है, मतलब कि बचाना भी और जल्दी से लेके भी जाना है। ठीक है, जैसे वो पिक्चरों का हीरो नहीं होता है, जो ऑफिसर और एम्प्लॉयज हैं ये पिक्चर के हीरो मान लो, तो क्या करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे एंड प्रोड्यूस भी करेंगे टू एन इंस्पेक्टर ऑल बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। बचाता है वो हीरो जो होता है और फिर प्रोड्यूस करता है इंस्पेक्टर को, और साथ में क्या करेगा हमारे क्या, वो साथ में हेल्प भी करेगा कि सर देखो ये गलत है आदमी, टू गिव टू द इंस्पेक्टर ऑल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। जैसे वो फोन कर करके बताते रहते हैं, सर मैं बोल रहा हूं और मेरे को पता है असली खूनी कौन है, तो ऐसे ही टू गिव टू द इंस्पेक्टर ऑल द असिस्टेंस देते हैं इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे हमारा इंस्पेक्टर जो होता है वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट रेफर टू इन पॉइंट 1, मतलब कि क्या है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके अलावा किसी से भी वो रिक्वायर कर सकता है, फर्निश करवा सकता है कोई इन्फॉर्मेशन की। फॉर इंस्टेंस मान लो अगर कुमार नंदू कंपनी है, ठीक है, और कुमार नंदू अगर केसी में कोई भी हमारी कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो हो सकता है कि हम किसी और पे रिलेटेड जो कि वो हैं उनसे कर सकते हैं, SMA से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे रेलेवेंट और नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन द इंस्पेक्टर शैल नॉट कीप इन हिज कस्टडी। और फिर बात आ गई कि कितने दिनों तक बुक्स रख सकता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कितने दिनों तक बुक रख सकता है भैया, नॉट मोर देन क्या रख सकता है, नॉट मोर देन 180 डेज। ठीक है, 180 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता और दोबारा भी मंगा सकता है, लेकिन ऑर्डर देना पड़ेगा राइटिंग में। और इंस्पेक्टर के पास पावर क्या है, वो एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द प्रायर अप्रूवल, मतलब कि एनी पर्सन जो कि ऊपर, जैसे ऊपर जो था फर्स्ट पॉइंट में कौन कौन से एनी पर्सन में इंक्लूड करते हैं ऑफिसर्स एम्प्लॉयज और एजेंट्स ऑफ द कंपनी जो कि कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन वो किसी और पर्सन से भी क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है ओथ पे, लेकिन उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर आगे हमारा
और सेंट्रल जो इंस्पेक्टर है उसके पास सारी पावर्स होंगी दैट आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। ठीक है, फिर आगे हमारा कि अगर मान लो डायरेक्टर या फिर ऑफिसर है वो डिसऑबे कर देता है, डिसऑबे करता है तो उसको क्या वो की जाएगी, उसके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, उसको 1 साल की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, प्लस फाइन लगाया जा सकता है 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का, प्लस डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। ठीक है, और अगर मान लो वो फेल हो जाता है या फिर ये ऑफिसर या डायरेक्टर है वो फेल हो जाते हैं विदाउट रीजनेबल कॉज और रेफ्यूज कर देते हैं क्या क्या चीजें, 4 चीजें करने से। एक तो प्रोड्यूस करने से टू एन इंस्पेक्टर बुक्स एंड पेपर्स, दूसरा क्या है हमारा फर्निश करने से कोई भी इंफॉर्मेशन अपीयर बिफोर द इंस्पेक्टर, या फिर साइन करने से नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या क्या वो होगी हमारी, क्या जुर्माना रहेगा, 6 महीने की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, क्योंकि ये 4 चीजें छोटी हैं। लेकिन ये डिसऑबे करने वाली बात है ये बड़ी है, मतलब डिसऑबे नहीं करना है, तो डिसऑबे बड़ी हो गई तो और ये जो 4 चीजें होंगी वो छोटी होगी। 4 चीजें कौन कौन सी हैं, प्रोड्यूस करेगा कि अगर वो बुक्स और पेपर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को फर्निश नहीं करता है, अपीयर नहीं होता है बिफोर द इंस्पेक्टर, या फिर साइन नहीं करता है नोट्स को, तो क्या हो गया हमारे 4 थिंग्स के वजह से उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, हमारे 6 महीने की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है। फाइन वही है सेम 25,000 रुपए पर 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, प्लस साथ में यहाँ पे प्लस करके क्या है हमारा, यहाँ पे वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो रहा था अगर डिसऑबे कर रहा था, यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है हमारा उसका फर्दर फाइन लगेगा 2,000 रुपए फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रेफ्यूजल कंटिन्यूज। यहाँ पे 2,000 रुपए याद रखना है, वहां पे क्या है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है उसका। ठीक है, और फिर आगे हमारा जो ऑफिसर तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर, वो असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर प्रोवाइड करेंगे। और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एंटर कर सकती है इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू असिस्ट इन एनी इंस्पेक्शन, मतलब कि हम वो फॉरेन की स्टेट से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 218 क्या है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, कि हम अब इस कि हमारे को वो एम्प्लॉयज को एक प्रोटेक्शन देनी है। अब इसको बनाने की क्या, इस सेक्शन को बनाने का क्या रीजन था कि मान लो अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमने तो ये कह दिया कि जो हर एम्प्लॉय हो वो क्या करेगा, 3 चीजें करेगा। क्या क्या करेगा, एक तो वो प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट्स, दूसरा वो क्या करेगा फर्निश करेगा EISO, और तीसरा क्या करेगा वो रेंडर करेगा ऑल दी असिस्टेंस। ठीक है, अब वो ऑल दी असिस्टेंस करेगा, लेकिन अब एम्प्लॉयज को ये लगेगा कि यार मैंने हेल्प कर दी अगर इंस्पेक्टर्स की, तो ये कंपनी वाले तो इन्हें बाहर निकाल देंगे, तो इसलिए ये सेक्शन बनाया ताकि कि हम एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन दे सकें। तो ठीक है, अब क्या है सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है कि कोई भी परमिशन NCLT की रिक्वायर्ड नहीं है इस सेक्शन के लिए। ठीक है, हमारे को अप्रूवल लेनी है ट्रिब्यूनल की टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय, जो कंपनी है उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल की टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। अब क्या है हमारा, मान लो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू द कंपनी एनी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 210, 212, 213 या 219। ठीक है, 210 क्या था हमारा, 210 था इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 212 जो था हमारा वो क्या था, 212 था इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द SFIO। फिर 213 है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन अदर केसेस, और 219 जो है वो है हमारा टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज। अगर ये 4 केसेस हैं तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, वो लेना पड़ेगा। और साथ में 216 भी है, 216 क्या है हमारा, 216 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब कि सारे प्रकार के अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, किसी भी प्रकार के चाहे इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो इन्वेस्टिगेशन कितने तरीके की हुई, 5 तरीके की हो गई, 210, 212, 213, 219, 216। ठीक है, अब हमारे को ये 5 तरीके की इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन। अगर मान लो कोई किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में कोई पेंडेंसी चल रही है प्रोसीडिंग्स की, तो हर वो जो कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन है वो उसे क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर, अगर वो क्या कर रहा है, ये 3 चीजें करता है। क्या क्या 3 चीजें करता है, डिस्चार्ज कर रहा है या फिर सस्पेंड कर रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, या फिर पनिश कर रहा है, और या फिर पनिश कर रहा है मतलब डिस्चार्ज कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो परमिशन लेने की जरूरत है। अगर पनिश कर रहा है तो परमिशन लेने की जरूरत है। पनिश कैसे कर सकता है, वो 3 चीजें करके कर सकता है। क्या कर सकता है, वो या तो डिसमिसल कर रहा होगा, या फिर रिडक्शन इन रैंक कर रहा होगा, या फिर रिमूवल कर रहा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, वो मान लो कुछ चेंज इन द टर्म्स कर रहा है, कि चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
टू हिज डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज में है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिसएडवांटेज में है तो परमिशन लेने की जरूरत है। तो क्या होगा, जो कंपनी है उसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करनी पड़ेगी अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ द एक्शन प्रपोज। मतलब कि किस चीज की अप्रूवल लेगा वो, ऑफ द एक्शन, जो एक्शन प्रपोज कर रहा है, मतलब कि उसे लिखना पड़ेगा कि मैं डिस्चार्ज करना चाहता हूं तो वो एक्शन प्रपोज हो गया, या फिर मैं पनिश करना चाहता हूं तो वो एक्शन प्रपोज हो गया, या फिर चेंज करना चाहता है टर्म्स को तो वो एक्शन प्रपोज हो गया। फिर आगे हमारा एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। अब मान लो क्या हो गया, कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, उसे पहली बात तो ये क्या है एक्शन प्रपोज, उसे एक तो राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्या है द एक्शन प्रपोज्ड अगेंस्ट दी, ठीक है। और अगर मान लो अगर जो ट्रिब्यूनल है उसे कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो नोटिस में लिख के भेज देगी कि हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है। लेकिन अब मान लो कि ऑब्जेक्शन आया नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो कितने दिन तक वेट कर सकती है कंपनी, कंपनी को 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर कंपनी को नहीं रिसीव होता है क्या चीज विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन उसने एप्लीकेशन बना के भेज दी, द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल की अप्रूवल नहीं आया, तो वो क्या कर सकती है, एक्शन प्रपोज को ले सकती है। अब मान लो एक सिंपल सी बात है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में ये याद रखना है कि अपील कब की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपील तब की जा सकती है जबकि कि एक ऑब्जेक्शन रिसीव्ड हो तभी, चाहे वो एम्प्लॉय अपील कर रहा हो, चाहे वो हमारी वो कर रही हो, कंपनी अपील कर रही हो। तो तभी अपील होगी जबकि कि ऑब्जेक्शन रिसीव हो रहा होगा, तभी हमारे को, तभी हम अपील कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ गया हमारा, इफ द कंपनी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन कंसर्न जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है इस ऑब्जेक्शन से जो कि रेज किया गया हो। और मान लो क्या कैसे किस टाइप का ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, कि मान लो अगर हम चेंज इन टर्म्स कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के, तो हम ये कर रहे थे कि पहले 5 लाख रुपए मिलते, अब 4 लाख रुपए मिलेंगे एम्प्लॉय को, ठीक है। कंपनी ने लिख के भेज दिया, अब ट्रिब्यूनल ने क्या किया, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो क्या बताओ, कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं होकर आया, तो क्या वो हमारा इन्वेस्ट जो एम्प्लॉय है वो कर सकता है, अपील कर सकता है, नहीं कर सकता भैया, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए। हाँ लेकिन ये ऑब्जेक्शन रेज करके आ गया कि एक काम करो, आप 5 लाख रुपए ना करके इसको 4.5 लाख रुपए कर दो, और वो फिर डिससेटिस्फाइड है, तो एम्प्लॉय जरूर अपना रेज कर सकता है अपील। तो वो अपील कितने दिनों में रेज हो जानी चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ द ऑब्जेक्शन। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी उसे 1,000 रुपए की, ठीक है। और जब अब मान ले एपलेट ट्रिब्यूनल का भी आ गया कि हाँ नहीं नहीं 4.5 लाख रुपए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे के, तो एपलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ठीक है। और ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। के मतलब कहीं पे कोई सा भी लॉ लिखा हो, लेकिन ये हमारा ये 218 वाला जो सेक्शन है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आगे हमारा सेक्शन इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं हम टेस्ट और नॉलेज के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक मिस्टर अतुल है, वो एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड के, एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब क्या कंपनी उस एम्प्लॉय को हटाना चाहता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हटाने के लिए उसने फाइल कर दी ट्रिब्यूनल को फॉर द अप्रूवल, कंपनी के पास कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया है। तो अब क्या है हमारा सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन पूछा है कि इज द कंटेंशन ऑफ द कंपनी वो बीइंग वैलिड इन लॉ। तो इसमें क्या दे रखा है कि हाँ देखो भैया, द टर्मिनेशन ऑफ मिस्टर अतुल मेड बाय द कंपनी इज टोटली वैलिड इन लॉ एंड कंपनी कैन डू सो बाय कंसीडरिंग डीम्ड अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। की मतलब उसे अप्रूवल चाहिए और वो उसने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर अतुल, भैया देखो मिस्टर अतुल के पास कोई रेमेडी नहीं है यहाँ पे, डज नॉट हैव एनी रेमेडी, क्योंकि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी मेड ओनली इफ द पर्सन इज डिससैटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब कि यहाँ पे जो अपील की जा रही है ना वो ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में की जा रही है, ठीक है। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर अतुल इफ ए रिप्लाई ऑफ द ट्रिब्यूनल हैज बीन रिसीव्ड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। कि अगर मान लो रिप्लाई आ जाता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता था ऑन द पेमेंट ऑफ फीस 1,000 रुपए एज पर द शेड्यूल ऑफ द फीस, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे हमारे सेक्शन नंबर 219, ये क्या है हमारा, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज। अब मान ले क्या है मिस्टर, अब भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उससे रिलेटेड कंपनीज है जियो। तो क्या जियो का भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, हाँ भैया जा बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, सेक्शन 219 के हेल्प के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं इनटू अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज की। अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चल रहा है तो हम जियो का भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे इसको हमारे को याद रखना है, पेज नंबर 4.30 पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डिस्कस द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनी। तो अब हमारे को ये याद रखना है कि भैया कौन कौन सी कंपनीज को हम कौन कौन सी कंपनीज का हम क्या कर सकते हैं, रिलेटेड कंपनीज का हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सबसे पहले होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का करा सकते हैं, रिलेटेड पार्टी का करा सकते हैं, ऐसी कंपनी का करा सकते हैं जिसका की कंपनी या फिर पर्सन का जिसका की डीम्ड कंट्रोल हो, या फिर जो उस पर्सन का इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया हमारा, किस किस रिलेटेड पर्सन से का करा सकते हैं। सबसे पहले होल्डिंग और सब्सिडरी विच हैज बीन एट द टाइम ऑफ which is or has been at the relevant time been the company's सब्सिडरी और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब कि हो सकता है उस टाइम में वो होल्डिंग हो हमारी लेकिन आज ना हो, लेकिन अगर उस टाइम में है तो उस रेलेवेंट टाइम में भी है तो भी हम उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं 219 के तहत। ठीक है, क्या हो गया हमारा, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी विच इज और हैज बीन एट द रेलेवेंट टाइम बीइंग द कंपनी सब्सिडरी और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। फिर आ गया रिलेटेड पार्टी विच इज और हैज बीन एट द रेलेवेंट टाइम, मतलब कि हमारे को ये याद रखना है विच इज जो अभी है या फिर हैज बीन एट द रेलेवेंट टाइम बीन मैनेज्ड बाय एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। मतलब कि हो सकता है कि कोई रिलेटेड पार्टी था जो कि उस टाइम पे मतलब कि कोई मैनेजिंग पर्सन हो, मैनेजर हो, या फिर हमारे हु एट द रेलेवेंट टाइम जो था वो मैनेज कर रहा हो। ठीक है, हु इज और वाज द रेलेवेंट टाइम द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कंपनी। इसको थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। क्या है हमारा, बीन मैनेज्ड बाय एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर हु इज और वाज एट द रेलेवेंट टाइम द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब कि सिंपल सी बात हुई ये हो गए कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर जियो का भी सेम हो और हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी मैनेजिंग डायरेक्टर सेम था। ठीक है, वैसे कोई रिलेशन नहीं था, ना होल्डिंग थी ना सब्सिडी थी जियो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर सेम था। तो हमारे को क्या कर सकते हैं, हम उस कंपनी का भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा तीसरा हो गया हमारा डीम्ड कंट्रोल। अब क्या है हमारा, हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजेज नॉमिनीज ऑफ द कंपनी और इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। मतलब कि सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंप्राइज करते हैं नॉमिनीज, जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं ऑफ द कंपनी, या फिर अकस्टम्ड टू एक्ट मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे कोई कोई रिलेशन नहीं है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर सेम था ना होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप थी, लेकिन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंप्राइज कर रहे हैं नॉमिनीज ऑफ द कंपनी के। मतलब कि नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उसके पास कोई कंपनी के, तो उस कंपनी के भी जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो इट इज अकस्टम्ड कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर्स, मतलब कि जो अलग दूसरी कंपनी है उसके कंपनी के डायरेक्टर्स के बेसिस पे काम करते हैं, तो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन उस कंपनी का किया जा सकता है। फिर हमारा क्या, इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कि इन केस एनी पर्सन इज और हैज एट एनी रेलेवेंट टाइम बीन कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉय की। अगर मान लो कोई पर्सन जो था वो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर एम्प्लॉय था तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। हमारे को 4 पॉइंट क्या क्या है हमारे, होल्डिंग सब्सिडी अगर रिलेशनशिप है, होल्डिंग सब्सिडी या फिर डीम्ड कंट्रोल है या फिर रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी के अंदर क्या आता है हमारा कि मैनेजिंग डायरेक्टर पे याद फोकस रखना है। और तीसरा क्या, चौथा क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी है। तो अभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन है कि हम अदर रिलेटेड पार्टी का जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हमारे को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो तभी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, खुद ही खुद नहीं कर सकते। ठीक है, अब सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द इन्वेस्टिगेटर सेक्शन नंबर 220 में दे रखा है, इसको हमने उसमें ही फोकस किया हुआ है। हमारा सेक्शन 209 से भी रिलेट कर रखा है। ठीक है, तो ये तो वहीं पे हो गया था, तो हमारा को इसमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाते हैं सेक्शन 221 पे। 221 में क्या दे रखा है, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स की। भैया अब हम क्या करना चाहते हैं, कुछ कंपनी की एसेट्स है, कंपनी की गाड़ी खड़ी है, कंपनी का बंगला खड़ा है, अब हम उसे फ्रीज करना चाहते हैं एसेट्स का, तो कैसे क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करते वक्त भी कर सकते हैं। हाँ भैया, सेक्शन 221 के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन देगी किसको, एनसीएलटी को, फॉर फ्रीजिंग ऑफ द एसेट फंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी इफ देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द रिमूवल या फिर ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द फंड्स एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू टेक प्लेस। की मतलब उसे लगता है कि क्या होने वाला है, रिमूवल होने वाला है या फिर ट्रांसफर होने वाला है या फिर डिस्पोजल होने वाला है। मतलब कि
टीआरडी होने वाला भी है, सिंपल सी बात है, टीआरडी होने वाला मतलब कि ट्रांसफर, रिमूवल या फिर डिस्पोजल होने वाला है किसकी चीज का, एसेट्स का, प्रॉपर्टीज का, फंड्स का। तो और जो कि क्या होंगे, इन दी मैनर, ऐसे मैनर में जो कि प्री जुडिशियल होंगे टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कि इन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी भी होंगे, शेयर होल्डर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, और इन पब्लिक इंटरेस्ट भी होंगे, सारी चारों चारों पॉइंटों में होंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्या होगा हमारा, ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भैया सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर करेगा, चार केसेस में ऑर्डर कर सकता है, कब कब, जबकि कि पहला, सबसे पहला केस कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है एनसीएलटी को, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि मतलब कि ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ऑन एनी कंप्लेंट मेड बाय द मेंबर अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 244, मतलब कि कोई भी कंप्लेंट जो है वो जाती है किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा, अंडर सेक्शन 244, मतलब कि क्या था वो था वो प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन वाला। ठीक है, 244 वही था हमारा, कि अगर कोई प्रिवेंशन या ऑपरेशन के केस में कोई कंप्लेंट की जाती है तो वो कर सकता है। या फिर क्रेडिटर जो कि जिसका कि क्या है 1 लाख अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी, या फिर चौथा एनी पर्सन जिसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड हो, तो वो क्या कर सकता है, और ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, कि एज स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर, ऑर्डर में स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कितने साल के लिए कर रहा है, कि 6 महीने के लिए कर रहा है, क्या 1 साल के लिए कर रहा है, या 3 साल के लिए कर रहा है, मैक्सिमम 3 साल, क्या 5 साल के लिए कर सकता है, नहीं कर सकता, 3 साल के लिए कर सकता है, मतलब कि ऑर्डर में 3 साल ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, और वो एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस की, मतलब ये हो सकता है, ये कंडीशन लगा दे कि प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता, या फिर प्रॉपर्टी का 40% हिस्सा बेचा जा सकता है, 60% हिस्सा नहीं बेचा जा सकता, 1 फ्लोर बेचा जा सकता है, 2 फ्लोर नहीं बेचे जा सकते, तो या फिर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट। फिर आगे हमारा पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर, क्या भैया क्या होगा, हमने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था कि भैया फ्रीजिंग ऑफ एसेट हो रही है, लेकिन हमने तो कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कंडीशन बोली थी 1 फ्लोर बेचा जा सके, 2 ने बेचा सके, हमने 2 बेच दिए, 1 रख लिया अपने पास, तो मतलब कि फाइन लगेगा, क्या होगा, जो कि नॉट लेस देन, जो कि कितने से कम नहीं होगा, 1 लाख रुपए से लेके कितना हो सकता है, 25 लाख रुपए तक हो सकता है। दूसरा क्या है, हर ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफॉल्ट करता है वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट, कितने साल के लिए, जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए, और साथ में क्या होगा, फाइन भी लग सकता है, जो कि नॉट लेस देन 50,000 रुपीज होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज। ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 50 लाख रुपीज। अब आगे हमारा इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज, हमने पीछे ही पढ़ा था, अपॉन द सिक्योरिटीज। ठीक है, ये हमने कौन से में पढ़ा था, कि वो सेक्शन 217 में पढ़ा था। ठीक है, अब ये है कि उसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन बताई थी ये आगे वो इन्वेस्टिगेशन जब 216 के अंडर हो रहा हो तब बताई थी। अब इसमें जो रेस्ट्रिक्शन बताई है ये भी रेस्ट्रिक्शन वही बताई है कि जबकि कि क्या हो रहा है, इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जब इन्वेस्टिगेशन अंडर 216 हो रहा होगा ना, इन 216 क्या है, जबकि कि हम ओनरशिप देख रहे होते हैं, कि ओनरशिप देख रहे होते हैं, क्योंकि वरना ओनरशिप चेंज होती रहेगी ना, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो जब हम ओनरशिप देख रहे होते हैं तब हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसके ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर, तो रेस्ट्रिक्शंस वही होगी हमारी सेम, वो हमने पीछे कर ही लिया, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। और पनिशमेंट यहाँ पे कर लेते हैं कि पनिशमेंट क्या होगा हमारा, देख वही बात है कि जो फाइन के लिए हमारे सबसे पहले क्या होगा, कंपनी जो होगी वो पनिशेबल होगी फाइन के साथ। फाइन कितना होगा, वही ऊपर वाली बात, कौन सा, कि 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक। और जो हर ऑफिसर है जो डिफॉल्ट करेगा वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट से। इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो यहाँ पे 6 मंथ्स है, और वहां पे क्या था, फॉर अ पीरियड विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, मतलब कि कोई मिनिमम नहीं बता रखी थी, यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ्स है, मतलब कि मतलब विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब कि मैक्सिमम यहाँ पे 6 मंथ्स है। ऊपर कितना था हमारा, ऊपर था 3 साल, और यहाँ पे जो फाइन है वो फाइन क्या है हमारा, नॉट लेस देन 25,000, वहां पे था 50,000, मतलब कि वहां पे 50,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक यहाँ पे था, यहाँ पे है 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपीज तक, यहाँ पे है 5 लाख रुपीज, वहां पे भी है 5 लाख रुपीज, मतलब कि वहां पे ऊपर है 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक, और नीचे है 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। फिर सेक्शन आता है 200, वो 223, 223 इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट की, भैया एक इंस्पेक्टर मतलब कि एक तो इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, रिपोर्ट राइटिंग में भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है। तीसरा है कि ऑब्टेन करेगा कॉपी या फिर रिपोर्ट, मतलब कि अ कॉपी ऑफ द अबव में भी ऑब्टेन्ड, मतलब कि बाय द मेंबर्स क्रेडिटर्स, या फिर ये बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर कोई ऑब्टेन करना चाहता है कॉपी या फिर रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकता है। ठीक है, तो और वो है एक्सेप्शन क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द रिपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये एक बार देख लेंगे।
मतलब कि मेन तो 3 चीजें याद रखनी है। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो क्या होगी, इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा क्या, रिपोर्ट राइटिंग में भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, ऑब्टेन की जा सकती है कॉपी, ये कॉपी या फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट किस चीज की, हमारे कहाँ से, हमारे किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा, या फिर एनी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हो, सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा हमारे क्या, वो ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आगे हमारा एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर से रिपोर्ट की। अब मान लो भैया क्या हुआ, कुछ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हुई तो उसमें उसके अगेंस्ट में इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट बना के दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, वो मूंगफली छीलने तो बैठी नहीं है, कुछ ना कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले आ गया हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर सकती है, सबसे पहला पॉइंट है क्या रेमेडी है, वो प्रोसिक्यूट कर सकती है वो पर्सन को फॉर द ऑफेंस हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस फॉर विच ही इज क्रिमिनली लायबल। कि अगर मान लो कोई ऐसा ऑफेंस फाइंड कर लिया गया हमारे क्या वो पर्सन के अगेंस्ट में जो कि क्या है, ऐसी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कि वो क्रिमिनल लायबल है, तो उसे प्रोसिक्यूट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर फाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा नहीं, मतलब कि या फिर अगर ट्रिब्यूनल ने ऐसा खुद नहीं किया, मतलब कि एप्लीकेशन देगी वो ट्रिब्यूनल को कि आप एक काम करो भैया, वाइंडिंग अप कर दो इस कंपनी का, ठीक है। और वो एप्लीकेशन कैसे दी जा सकती है, एक तो पेटिशन दी जा सकती है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कि दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट इट शुड बी वोन्ड अप, या फिर एक एप्लीकेशन दी जा सकती है अंडर सेक्शन 241। मतलब कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एप्लीकेशन लिख के देगी, या तो पेटिशन देगी या फिर एप्लीकेशन देगी अंडर सेक्शन 241। अब आ गया हमारा थर्ड पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हो सकता है अपने आप भी वाइंड अप कर सकती है, ठीक है। मतलब कि क्या है, ब्रिंग प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। इसमें मेन वर्ड है, कीवर्ड है कि ब्रिंग प्रोसीडिंग्स टू फॉर वाइंडिंग अप, ये अपने आप भी कर सकती है, मे इटसेल्फ ब्रिंग proceedings for winding up of the company। अगर कब, if it appears to the central government that the proceedings ought in the public interest, मतलब कि उसे ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में की जानी चाहिए, टू बी ब्रॉट फॉर द रिकवरी ऑफ द डैमेजेस, की डैमेजेस की रिकवरी हो सके इस वजह से, या फिर फॉर रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी जो कि मिस अप्लाई कर दी गई थी या फिर रॉन्गली रिटेन की गई थी बाय द कंपनी। चौथा पॉइंट क्या है कि हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इंडेमनिफाइड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो कि उसने इनकर्ड की है फॉर इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे हमारा पांचवा पॉइंट कि जहां पे कि इन्वेस्टिगेटर स्टेट करता है दैट फ्रॉड हैज टेकन प्लेस। अब भैया ये होगा हमारा बड़ा संदिग्ध चर्चा की, अगर मान लो इंस्पेक्टर ने कह दिया भैया फ्रॉड हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल को, मतलब कि थर्ड पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट में हमने एक तो एप्लीकेशन फाइल करी थी, और एक फिफ्थ पॉइंट पे हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ट्रिब्यूनल को, किस चीज के लिए, फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू द डिसजॉर्जमेंट ऑफ सच एसेट। ठीक है, हमारे को ये याद रखना है वर्ड डिसजॉर्जमेंट। हमारे को वर्ड याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करेगी एप्लीकेशन फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, मार के कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर दी जाए सेंट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा विद रिगार्ड टू द डिस्चार्जमेंट ऑफ सच एसेट प्रॉपर्टी और कैश, विद रिगार्ड टू सच डिस्चार्जमेंट ऑफ एसेट प्रॉपर्टी और कैश। और हमारे यहाँ पे ये जो चैप्टर है इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये कंप्लीट हो गया। जो हमारे सेक्शन 225 है, 226 है, 227 है, 228 है और 229 है, ये हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मेरे को समझ कम आ रहे हैं।